तो बच्चों, कल हम आपको केस नली के बारे में बताया था ना। क्या होता था केस नली? केस नली एक कम त्रिज्या वाली एक पोली नली होती है, जिनको किसी द्रव के अंदर डुबोएंगे तो उसमें द्रव होता है वह केस नली में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है, तथा यदि हम उनको पारे में डुबोएंगे तो कुछ ऊंचाई नीचे की ओर दब जाता है। ठीक है। साथ ही हम आपको ये भी बताए थे कि जो द्रव होता है ठोस को भिगोता है उसमें केस नली में ऊंची चढ़ जाती है, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोता है उसमें जो द्रव होता है वह केस नली में नीचे की ओर दब जाती है। इसी का अपन कारण देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि किसी भी केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना। केस नली में द्रव कैसे ऊपर चढ़ता है तो देखते हैं। मान लेते हैं अपन किसी केस नली को ये कोई केस नली है। इस केस नली को हम इस प्रकार से द्रव में डुबोते हैं जो कि ठोस को गीला कर देती है। ठीक है। किस प्रकार से? केस नली को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है। केस नली को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जो ठोस को गीला करती है। जो ठोस को गीला कर देती है। तो हम जानते हैं कि ऐसे में जो केस नली का मेनस्क होगा वो कैसा होगा, उसकी जो आकृति बनेगी वो किस आकार होगी? वो अवतलाकार। ठीक है। इस प्रकार से ये जब ठोस को भिगोता है तो उस स्थिति में इनकी जो आकृति होती है वो जो द्रव का मेनस्क होगा वो कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक। तो केस नली ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जो ठोस को गीला कर देती है। तो ऐसे द्रव में केस नली का मेनस्क का तल कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है। ऐसे द्रव में डुबोएंगे जो ठोस को गीला करती है। तो ऐसे द्रव में जैसे हम केस नली को डुबोते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो द्रव का जो या केस नली का जो मेनस्क होता है वो किस आकार में हो जाता है? वो अवतला आकार में हो जाता है। ठीक है। प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि द्रव होता है वह ऊपर नहीं चढ़ पाता है। प्रारंभ में अपन क्या मान लेते हैं? माना द्रव केस नली में ऊपर नहीं चढ़ता है। तो हम मान लेते हैं कि पानी की जो तल है उस पर दो बिंदु, एक बिंदु A और एक बिंदु B मान लेते हैं, तथा C बिंदु को हम मेनस्क के ऊपर मान लेते हैं। मान ले गया? क्या क्या माना गया? माना पानी की तल पर दो बिंदु A व B है तथा बिंदु C तल के
तल के ऊपर है। ये मान लिया गया कि इस पानी के तल पर जस्ट ए और 2 बिंदु है तथा बिंदु सी है वो पानी के तल के ऊपर है मान लेते हैं। साथ ही मान लेते हैं कि बिंदु सी पर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब पी के मान के बराबर है। ठीक है, तथा बिंदु सी पर वायुमंडलीय दाब या बिंदु सी पर दाब वायुमंडलीय दाब P के मान के बराबर है। ठीक है, क्या क्या माना गया है? इस प्रकार से हम केश नली को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसमें जो द्रव होता है ठोस को गीला करता है। तो ऐसे द्रव में डुबोएंगे तो उस पर जो केश नली का जो मेनस्क हो जाएगा वो अवतला आकार में हो जाएगा, और अवतला आकार में होने पर अपन पानी के तल पर 2 बिंदु ए और बी मानते हैं तथा बिंदु सी को जस्ट पानी के तल के ऊपर मान लेते हैं। साथ ही हम यह मानते हैं कि बिंदु सी पर जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब पी के मान के बराबर है, तथा प्रारंभ में हम मानते हैं यहाँ पर इस स्थिति पर हम मानते हैं कि यहाँ पर अभी द्रव का तल ऊपर नहीं चढ़ पाया है। ठीक है, हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी जो उत्तल आकार जो मेनस्क तल अवतल होता है उसका दाब होता है वह उत्तल मेनस्क के दाब से अधिक होता है। ठीक, हम क्या जानते हैं? हम यह जानते हैं कि अवतल मेनस्क अवतल का दाब या अवतल मेनस्क पर उत्पन्न दाब अवतल मेनस्क पर उत्पन्न दाब उत्तल तल के दाब से अधिक होता है। ठीक है, हम आपको कल ही बताया गया था कि जब मेनस्क का तल अवतल बनता है तो उन पर जो उत्पल दाब होती है वह उत्तल तल के दाब से कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, तथा यह दाब अधिक के तो उनका मान भी हम आपको बताया गया था, तथा दाब अधिक के का मान कितना बताया गया था? 2T इंटू R, जहां पर द्रव का T क्या होता है? द्रव का पृष्ठ तनाव, तथा R होता है वह केश नली की त्रिज्या होती है। आर क्या होती है? केश नली की त्रिज्या होती है। तो अवतल तल का दाब होता है वो उत्तल तल के दाब से अधिक होता है, तथा इनका मान 2T/R के बराबर होता है। ठीक, जहां पर T होते द्रव का पृष्ठ तनाव होता है और R केश नली की त्रिज्या होती है। अतः बिंदु B पर जो दाब होगा क्योंकि कम हो जाएगा, अतः बिंदु B पर दाब, इनका मान वायुमंडलीय दाब जो C पर वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर है, इनसे -2T/R हो जाएगी। ठीक है, C पर वायुमंडलीय दाब को हम P मानते हैं और B और A पर दाब देख रहे हैं, तो B पर दाब का मान कितना हो जाएगा? P - 2T/R। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको बताया कि अवतल तल का जो दाब होता है वो उत्तल तल के दाब से अधिक होता है और इनका मान कितना होता है? 2T/R होता है। अतः बिंदु B पर जो दाब होगा इनका मान कितना हो जाएगा? P - 2T/R हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बिंदु A पर जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर होगा। तो चूंकि हम देखते हैं कि बिंदु A और B दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर है, अतः
जो दाब बिंदु ए पर होगा वही दाब का मान किस पर होगा, बिंदु बी पर, क्योंकि हमने पास्कल के नियम पढ़े हैं और पास्कल के नियम में हमने बताया गया है कि एक ही क्षैतिज रेखा पर जब द्रव संतुलन अवस्था में होती है तो उन पर उत्पन्न दाबांतर का मान एक समान होता है। ठीक है क्या? हाँ, माना बिंदु ए पर दाब वायुमंडलीय दाब P के मान के बराबर है तो चूंकि बिंदु ए व बी एक ही क्षैतिज रेखा पर है, अतः बिंदु बी का दाब भी कैसी होनी चाहिए, P होनी चाहिए। अतः बिंदु B का दाब भी P होनी चाहिए। इसी कारण से क्या होता है कि इस दाब को कवर करने के लिए जो द्रव होता है वो ठीक, हमने आपको बताया कि बिंदु C पर दाब वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर है और बिंदु B पर हम दाब निकाले थे, वो दाब हमारा कितना आया हुआ था, ये आया हुआ था P - 2T/R आया हुआ था। और माइनस क्यों आया हुआ था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो अवतल तल होता है मेनस्क तल वो उत्तल तल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण से बिंदु P पर जो दाब होगा वो P - 2T/R आया हुआ था। और हम यह भी जान रहे हैं कि A और B दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर है और चूंकि A की दाब को हमने वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर माना है तो B पर भी जो दाब होगा वह भी वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने B पर दाब का मान कितना निकाले हैं, B पर हमने दाब का मान निकाले थे P - 2T/R। तो P होने के लिए ये 2T -R है, माइनस है, इनको पूर्ति करने के लिए यह जो द्रव होता है यह इस प्रकार से कितना T 2T द्रव स्तंभ में ये 2T/R ऊंचाई ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये R ऊंचाई 2T - R ऊंचाई ऊपर चढ़ जाएगा तो B बिंदु पर दाब कितना होगा, तो B पर जो दाब होगा ये ऊपर चढ़ेगा तो प्लस 2T - R। तो बिंदु B पर भी दाब इनका मान भी कितना आ जाएगा, बिंदु A पर जो दाब का मान है उनके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से जब केश नली को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जो द्रव ठोस को भिगोता है तो उस स्थिति में द्रव का तल होता है वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम इसी पर देखते हैं कि केश नली में द्रव नीचे की ओर क्यों दबता है।
केश नली में द्रव का नीचे की ओर दबना। तो जैसे हम ऊपर चढ़ना बताया गया था, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। मान लेते हैं कि केश नली को हम ऐसे द्रव में डुबोते हैं जो द्रव होता है कांच को नहीं भिगोता है। ठीक, ऊपर चढ़ने के लिए हमने क्या बताया था कि केश नली में जो द्रव होता है वो कांच को भिगोता है। ठीक है, तो उस स्थिति पर ये ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। हम केश नली को ऐसे द्रव में डुबोते हैं जो द्रव होता है वो कांच को नहीं भिगोता है, जैसे पारा। तो हमको मालूम है कि जब ऐसे द्रव में हम डुबोएंगे तो इस स्थिति पर जो द्रव का जो तल होता है वो उत्तला आकार होता है, उठा हुआ। कैसा होता है वो? इस प्रकार से उत्तला आकार में रहता है। ठीक, हम केश नली को ऐसे द्रव में डुबोए हैं जो द्रव को नहीं भिगोता है। तो इस स्थिति में जो केश नली का मेनस्क ऐसे द्रव में डूबेंगे तो केश नली का मेनस्क कैसा होगा? उत्तला आकार में होगा। ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं कि माना इसमें द्रव के तल पर दो बिंदु A और B है तथा बिंदु C को हम द्रव की तल से ऊपर मान लेते हैं। ठीक, तथा ये मानते हैं कि बिंदु C पर जो दाब होगा वह वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर मानते हैं। बिंदु C पर जो दाब है इनको हम वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर मान लेते हैं। ठीक, हम आगे और जानते हैं कि अवतल तल का दाब उत्तल तल का दाब होता है वो उत्तल तल के दाब से अवतल तल का दाब होता है, उत्तल तल के दाब से अधिक होता है तथा यह दाब अधिक्य इनका मान होता है 2T/R, जहां पर हम आपको पहले ही बताया है T होता है वो इस द्रव का पृष्ठ तनाव होता है और R होता है वो इस केश नली की त्रिज्या होती है। तो किसी भी अवतल तल का दाब होता है उत्तल तल के दाब से इतना मान अधिक हो जाता है। ठीक है, और चूंकि ये तल हमको कैसा दिख रहा है, ये वाला तल हमको दिख रहा है उत्तल दिख रहा है, अतः बिंदु B पर दाब कितना होगा? अतः बिंदु B पर जो दाब का मान आएगा ये हो जाएगा P प्लस जो दाब अधिक है उनके मान को इसमें जोड़ देंगे तो बिंदु B पर जो दाब का मान आएगा P प्लस 2T/R आ जाएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं, पुनः अपन क्या मानते हैं, माना बिंदु A पर दाब बराबर P वायुमंडलीय बिंदु A पर जो दाब है इनको हम वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर मानते हैं। और हम क्या देखते हैं कि दोनों बिंदु A और बिंदु B ये दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर होती है। तो एक ही क्षैतिज रेखा पर होने के कारण पास्कल के नियम से जो दाब A पर होगा वही दाब किस पर होना चाहिए? B पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम B पर दाब कितना माने? P प्लस 2TR और A पर दाब कितना माना जा रहा है?
ए पर दाब माना जा रहा है वायुमंडलीय दाब P के मान के बराबर। तो B पर जो दाब है इनके मान को भी A के मान के बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हम राशि यहाँ पर 2T प्लस R जोड़े हैं, इसमें अगर राशि 2T माइनस R घटा देंगे तो वायुमंडलीय दाब B पर भी दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब P के मान के बराबर हो जाएगा। इसी कारण से इसमें जो द्रव होता है वो 2T माइनस R स्तंभ ऊंचाई नीचे दब जाता है। इस प्रकार से ये केस नली में ये द्रव की जो तल है ये द्रव स्तंभ की लंबाई 2T माइनस R के नीचे दब जाएगी। अतः जब नीचे दब जाएगी तो बिंदु B पर जो दाब का मान प्राप्त होगा ये हमको प्राप्त हो जाएगा P इंटू 2T, और क्योंकि नीचे दब गई है इसलिए, और कितने नीचे दब जाती है ये द्रव स्तंभ की 2T माइनस R, इतनी ऊंचाई नीचे दब जाने का इसको माइनस कर दिए, कट गया, तो बिंदु B पर भी दाब वायुमंडलीय दाब P के मान के बराबर हो जाएगा, अर्थात A और B बिंदुओं पर दाब एक समान हो जाएगा। इसी कारण से किसी भी केस नली को जब ऐसे द्रव में डुबोते हैं जो इनको गीला नहीं करती है तो इसमें द्रव का तल होता है नीचे दब जाता है। ठीक है, अगला जो है टॉपिक है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है केस्की उन्नयन विधि के द्वारा किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अपन। केस्की उन्नयन विधि के द्वारा किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। पहला अपन चलते हैं सूत्र एवं सिद्धांत में। पहले इनका सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो मान लेते हैं इस प्रकार से R त्रिज्या की एक केस नली है जिनको किसी द्रव में डुबोया जाता है। माना R त्रिज्या का
आर त्रिज्या का केस नली है जिसे एक द्रव में किस तरीके से ऊर्ध्वाधर, ठीक है। मान लेते हैं आर त्रिज्या का एक केस नली है जिसे एक द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है। जैसे हम केस नली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाएंगे तो हमको मालूम है कि इस केस नली में जो पानी होता है वह क्या हो जाता है, जो द्रव होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यह इसमें पानी का जो तल है वह कितने ऊंचाई, h ऊंचाई, इनके जो तल है इनके तल से h ऊंचाई ऊपर, इस प्रकार से केस नली में जो द्रव होता है वो ये पानी की तल से मान लेते हैं अपन h ऊंचाई। इस प्रकार से h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाती है और जब ऊपर चढ़ती है तो हम ये भी जानते हैं कि इस स्थिति में ये द्रव का जो मेनिस्क होगा या केस नली का जो मेनिस्क होगा वो किस आकार में होगा, अवतलाकार में, ठीक है। जब इस द्रव में डुबोएंगे, द्रव में जैसे ही हम डुबोते हैं तो देखते हैं कि द्रव होता है केस नली में क्या हो जाता है, h ऊंचाई ऊपर चढ़ गया, ये h ऊंचाई ऊपर मान लेते हैं। और चूंकि द्रव ऊपर चढ़ रही होती है तो हमने अभी आपको बताया था कि इसमें केस नली में द्रव का जो मेनिस्क होगा वो कैसा होगा, अवतलाकार में होगा, ठीक है। माना द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है तो द्रव केस नली पर h ऊंचाई द्रव है वह केस नली पर h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाती है जिसमें केस नली का मेनिस्क अवतल होती है, केस नली का जो तल किस आकार में रहेगी, अवतल आकार में रहेगी, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इस बिंदु पर जहां पर द्रव और ठोस दोनों मिल रहा होता है उस बिंदु पर द्रव पर एक पृष्ठ तनाव का बल T लगता है, अर्थात यह जो बल होता है वह उसमें जो होता है वो इस प्रकार से द्रव के अंदर एक पृष्ठ तनाव, दोनों ओर पृष्ठ तनाव का बल लगता है। तो द्रव व कांच के स्पर्श बिंदु पर द्रव व कांच के स्पर्श बिंदु पर द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव T लगता है, अर्थात इस पर द्रव के अंदर लगता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो द्रव के अणु होगा वह ठोस के अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब द्रव के अणु ठोस को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हमें मालूम है न्यूटन के तृतीय नियमानुसार से इस पर एक
विपरीत प्रतिक्रिया बल लगेगा, अर्थात ठोस का अणु भी द्रव के अणु पर बल लगाएंगी और यह प्रतिक्रिया बल कहलाती है अविलंब प्रतिक्रिया बल R। ठीक, तो पृष्ठ तनाव के पृष्ठ तनाव T के विपरीत व बराबर मान के विपरीत व बराबर मान के अविलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगता है? R लगता है। मान लेते हैं बनने वाला स्पर्श कोण थीटा है। बनने वाला स्पर्श कोण कितना है? थीटा है। माना स्पर्श कोण थीटा है। तो जब स्पर्श कोण थीटा है, अर्थात जो वस्तु ठोस और द्रव के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, इनको थीटा मानेंगे, तो इस स्थिति पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है या पृष्ठ तनाव है, इनके दो घटक प्राप्त होंगे। ये कौन कौन से घटक होंगे? अतः पृष्ठ तनाव T और अविलंब प्रतिक्रिया दोनों बराबर मान हैं, तो पृष्ठ तनाव T इक्वल टू R के दो निम्न घटक मिलेंगे। पहला घटक ये ऊपर की ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर घटक ये T cos थीटा, इनके लिए भी ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा, तथा इनके लंबवत क्षैतिज घटक ये मिलेगा T sin थीटा, T sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो घटक मिलेंगे। पहला घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा और दूसरा होगा क्षैतिज घटक T sin थीटा। इस प्रकार से इस बिंदु पर हमको दो मान प्राप्त हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा और क्षैतिज घटक T sin थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्षैतिज घटक T sin थीटा है या इसके लंबवत लगता है। लंबवत लगने के कारण इस पर जो इसके जो परिणामी बल का योग होगा वह कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, परंतु क्षैतिज घटक T sin थीटा का क्षैतिज घटक T sin थीटा का योग 0 होगा, तथा जो ऊर्ध्वाधर घटक है ऊर्ध्वाधर घटक T cos थीटा, ये T cos थीटा देखते हैं चित्र, और ये इस प्रकार से इनका तल बना था हमारे पास अवतलाकार तल में, दोनों को मिला दिए। ठीक, तो इस तल पर जो T cos थीटा है या इसके लंबवत, इसके परिधि के चारों ओर के बिंदु पर इसकी परिधि
2 पाई आर। मेनस्क का तल का है, इनकी त्रिज्या आर मानते हैं, परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ऊर्ध्वाधर घटक टी कॉस थीटा है, वो परिधि 2 पाई आर के चारों ओर के प्रति एकांक, चारों ओर के प्रति एकांक लंबाई के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर कैस्की उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करना बता रहे थे, जिसमें हम आपको सूत्र और सिद्धांत की बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पे आपको बताया यहाँ पर कि मान लेते हैं इस प्रकार से एक आर त्रिज्या का कोई केस नली है जिनको किसी द्रव में डुबोया जाता है। तो जैसे ही द्रव में डुबोएंगे तो द्रव होता है, मान लेते हैं h ऊंचाई, ये ऊपर की ओर चढ़ जाती है। तो जब ऊपर चढ़ेगी तो इस पर इसका जो मेनस्क होगा वो किस रूप में रहेगा, औदलाकार रूप में रहेगा। ठीक है, तो जैसे ऊपर चढ़ जाती है तो जहां पर बिंदु ऊपर चढ़ा है उस बिंदु पर इस पर एक पृष्ठ तनाव का बल T लगता है जो ऊर्ध्वाधर द्रव के नीचे की ओर लगता है। इससे इसे स्पष्ट होता है कि द्रव का अणु होता है वो ठोस के अणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो न्यूटन के तृतीय नियमानुसार ठोस के अणु भी द्रव के अणु पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R लगाएगा, अर्थात इस बिंदु पर पृष्ठ तनाव T और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, इन दोनों का मान एक समान प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पर्श कोण थीटा बनता है, तो थीटा बनने के कारण इस पर पृष्ठ तनाव या अभिलंब प्रतिक्रिया बल का 2 घटक प्राप्त होगा। पहला ऊर्ध्वाधर घटक टी कॉस थीटा प्राप्त होगा, दूसरा क्षैतिज घटक टी साइन थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो क्षैतिज घटक टी साइन थीटा है, देखते हैं अपन ये लंबवत निकल रही है। लंबवत निकलने के कारण ये एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, अर्थात इनका जो इस पर जो किया गया कार्य है इनका योग का मान 0 होगा। जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक टी कॉस थीटा होता है, ये हम देखे हैं कि ये इस मेनस्क की जो परिधि है, इस परिधि के प्रति एकांक बिंदु पर, इसके चारों ओर प्रति एकांक बिंदु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो आज के अध्याय में हमने आपको कैस्की उन्नयन विधि द्वारा पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के बारे में बात कर रहे थे। इनका जो शेष जो पार्ट है इनको हम दूसरे अध्याय में बात करेंगे। दूसरे अध्याय में दूसरे कालखंड में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।